हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। आज का टॉपिक मेरे हिसाब से हर कोई को जानना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑन पेंशन। मैं डिटेल में यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड आप लोगों सभी कोई का जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा अपील है आप सबसे कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, पेंशन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों सब कोई को पता होगा कि आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ से आप अगर रिटायर हो गए तो आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन आपको मंथली बेसिस पे आपको देते रहेगा। जो पेंशन आपको मंथली बेसिस पे आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है उसको इनकम टैक्स में वी कॉल इट अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे, दिस इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन। दोस्तों, अनकम्यूटेड पेंशन इनकम टैक्स में किसको बोला जाता है? जो पेंशन आपको मंथली बेसिस पे आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलते रहता है महीना दर महीना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। कोई कोई एम्प्लॉयर स्पेशल एक आप यूँ कह सकते हैं ऑफर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने मंथली पेंशन के बदले में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लमसम पेंशन भी एक बार में रिसीव कर सकता है। अगर वो एक बार में ज़्यादा अमाउंट वो इन कैश करवा लिया, जाहिर सी बात है टू दैट एक्सटेंट उसको मंथली पेंशन उसका कम हो जाएगा। तो अगर वो लमसम पेंशन रिसीव करता है तो इनकम टैक्स उसको बोलता है कम्यूटेड पेंशन। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है व्हाट, लमसम पेंशन। और अनकम्यूटेड पेंशन का क्या मतलब होता है? जो आप लोग जिसको आप लोग नॉर्मली पेंशन बोलते हैं, जो कि मंथली बेसिस पे रिसीव होता है एम्प्लॉय को, दैट इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन। नाउ व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनकम्यूटेड पेंशन? अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। सभी एम्प्लॉइज के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, फुल स्टॉप, कोई दूसरा टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है इसका। मतलब आप कृपया करके ये उम्मीद मत रखिएगा कि पेंशन से, इस अनकम्यूटेड पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह का एक पैसा भी एग्जम्पशन ऑफर करने वाला है। यहाँ ये जो अगर आपका मंथली बेसिस पे आपको पेंशन रिसीव हो रहा है उस पर ₹1 भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप कम्यूट करवा लेते हो अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन को, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन को आप क्या कर लेते हो, आप बोलते हो अपने एम्प्लॉयर को कि मुझे इस पैसे को लमसम बेसिस पे आप हमको अलाउ करवा दीजिए, रेस्ट कुछ कुछ पैसा मेरे को मंथली बेसिस पे भी आप हमको देते रहिएगा। तो जो कम्यूटेड पेंशन वाला पार्ट है, जो लमसम बेसिस पे आपको मिला, इट इज पार्टली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इवन इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन में रहेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मौजा ही मौजा, इन लोगों के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एनी अमाउंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेड पेंशन दैट दे हैव रिसीव्ड इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उनको ₹1 यहाँ पे टैक्स देने का जरूरत नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकम टैक्स में पार्ट एग्जेम्पशन दिया हुआ है, बाकी रेस्ट अमाउंट डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये चेक किया जाएगा सबसे पहले कि क्या उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी भी मिला और साथ में पेंशन भी मिला, या फिर उसको ग्रेचुइटी मिला ही नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिला। मतलब सिंपल सा बात है, मैं यहाँ पे बोर्ड में शो किया हूँ, इफ ही इज इन रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी, इफ ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेचुइटी सब्जेक्ट में, ग्रेचुइटी वाला टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कवर्ड एंड नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। एम्प्लॉई अगर कवर्ड है या नहीं है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को बस इतना देखना है कि क्या एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी का प्राप्ति हुआ या नहीं हुआ। अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी का प्राप्ति हुआ है, साथ में उसको पेंशन भी मिला है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उसको थोड़ा कम एग्जम्पशन देगा, क्योंकि उसको ग्रेचुइटी का भी लाभ मिल रहा है एम्प्लॉयर से। तो यहाँ पे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए मैं तुरंत डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैं बाकी पार्ट्स को डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। अच्छा, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिला है,
सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिला है तो गवर्नमेंट उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स में ऐसा नियम बनाया है कि उसको थोड़ा सा ज्यादा एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल पाएगा। उस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, याद रखिएगा, जहां पे रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी वाला सिचुएशन रहेगा तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन का एग्जम्पशन आपको मिल पाएगा, और जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिल रहा है, ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, वहां पे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। इसका न्यूमेरिकली कितना आएगा नहीं आएगा, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी ही देर में। अभी एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, फैमिली पेंशन को लोग नॉर्मल पेंशन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। फैमिली पेंशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पेंशन। ये जो पेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनी एम्प्लॉय हु इज इन रिसीट ऑफ पेंशन, वेदर इट इज कम्यूटेड पेंशन और इट इज नॉट अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड हो या ना हो, तो अनकम्यूटेड पेंशन हो या कम्यूटेड पेंशन हो, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। ये वाला पैसा, ये जो पेंशन वाला रकम है, ये किस हेड में टैक्सेबल होता है? ये अगर टैक्सेबल होगा तो ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरीज हेड में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। बट अगर आपको फैमिली पेंशन का प्राप्ति हो रहा है, ये सैलरी हेड में जाएगा ही नहीं, इसके लिए एक अलग हेड है which is called as income from other sources। तो it is very मतलब इस बात को एकदम क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। फैमिली पेंशन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, प्लीज उसको सैलरीज हेड में टैक्सेबल मत करिएगा, पूरा गलत हो जाएगा आपका सब। ठीक है, फैमिली पेंशन कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। होता क्या है फैमिली पेंशन? हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पेंशन? ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। Family pensions tax treatment is different from pension. It is received by the legal heirs of a deceased person who was receiving a pension. मतलब मान के चलिए कि किन्हीं के, मान लीजिए कि आपके दादाजी पहले कभी पेंशन धारक थे, ठीक है, उनको पेंशन मिलता था, बाद में उनका तबीयत खराब हो गया, उनका डेथ हो गया, तो आफ्टर हिज डेथ अगर दादी जिंदा है तो दादी को थ्रू आउट द लाइफ उनको क्या मिलेगा? उनको पेंशन का लाभ मिल पाएगा। या फिर अगर दादी पहले ही उनका डेथ हो चुका है तो इन दैट केस जाहिर सी बात है, उनके जो दादाजी के जो बाल बच्चे यानी कि आपके पिताजी या चाचा जी या जो भी हैं, उनको अगर पेंशन प्राप्त हो रहा है तो दैट पेंशन इज कॉल्ड एज द फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, इट इज रिसीव्ड बाय द लीगल एयर्स। लीगल एयर्स मतलब बाल बच्चा, वाइफ, जो भी है आपके फैमिली के रिलेटिव्स, वो हो गए आपके लीगल एयर्स। ठीक है, तो लीगल एयर्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन मतलब जिस व्यक्ति का डेथ हो चुका है, जो व्यक्ति का डेथ हो चुका है उसको हम लोग यहाँ पे डिसीज्ड पर्सन बोलते हैं। तो डिसीज्ड पर्सन के डेथ के बाद लीगल एयर्स को जो पेंशन कंटिन्यूड रहता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? फैमिली पेंशन बोलते हैं। कभी कभी आप देखिएगा गांव में या किसी में वो वहां पे वो लोग एक अलग ही वर्ड यूज करते हैं, विधवा पेंशन या जो भी है। तो विधवा पेंशन बेसिकली यही है, फैमिली पेंशन। ठीक है, तो ये जो फैमिली पेंशन है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट अंडर द हेड सैलरीज। सेकेंडली, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। जो भी रिसीव करेगा, जिसके हाथ में ये पैसा आएगा, ठीक है, वो उसको यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा उसके हैंड्स में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या सरकार ने कोई एग्जम्पशन यहाँ पे ऑफर किया है? बिल्कुल किया है, देख लीजिए। There is a standard deduction on family pension under the new tax regime is allowed। ठीक है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम, यहाँ पे मैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में हाईलाइट किया क्योंकि अब न्यू टैक्स रिजीम सरकार अलाउ कर रहा है अंडर सेक्शन 115 BAC। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी यही सिचुएशन था, सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है। तो न्यू टैक्स रिजीम में सरकार जो है आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब एक फिक्स डिडक्शन आपको ऑफर करता है। कितना मिलेगा आपको छूट? 15,000 रुपया, ₹15,000। याद रखिएगा, 15,000 पर मंथ नहीं, पूरे साल में 15,000 रुपया। पूरे साल में जितना आपको फैमिली पेंशन मिल रहा है उसके रेस्पेक्ट में 15,000 रुपया, और 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा। तो 15,000 रुपीज और 1/3 ऑफ द पेंशन जो आप रिसीव कर रहे हो, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उसका आपको यहाँ पे छूट मिलेगा, बाकी पार्ट टैक्स। तो
एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो पार्ट है रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी और नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी का 1/3 और 1/2 वाला जो पॉइंट है, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए डिस्कस करूंगा। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन के जरिए इसको मैं समझाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका डॉक्टर HC मल्होत्रा, डॉक्टर SP गोयल का जो बीकॉम के सिलेबस का जो किताब है उसका इनकम टैक्स बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 154 फॉर योर रेफरेंस। मैं इसको ऐसे पढ़ के सुनाऊंगा और इसका जो क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन में देख पाओगे। मिस्टर सुरेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ रुपीज 12,000 per month from a company. During the previous year, he got his 2/3 pension commuted and received rupees 7,38,000. Compute the exempted amount if A. He also received gratuity, B. He did not receive gratuity. तो छोटा सा सवाल है दोस्तों। मिस्टर सुरेश को 12,000 रुपया पर मंथ मिल रहा था, फिर ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उन्होंने अपना 2/3 पेंशन को उन्होंने कम्यूट करवा के लमसम पेमेंट रिसीव कर लिया फॉर रुपीज 7,38,000 रुपीज लमसम पेमेंट एक बार में उन्होंने ले लिया। याद रखिएगा 2/3 पार्ट को ही कम्यूट करवाए हैं, इसका मतलब 1/3 पार्ट अभी भी उनका बचेगा, वो अनकम्यूटेड रह जाएगा। उसके अगेंस्ट में जो भी पेमेंट होगा वो अनकम्यूटेड पेंशन कहलाएगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। हम लोग यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द कम्यूटेड पार्ट, दैट इज जिसकी अगेंस्ट में उनको 7,38,000 रुपीज मिला है, बस उसका टैक्स ट्रीटमेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, दो अलग अलग केसेस में यहाँ पे निकालना है। अगर उनको ग्रेचुइटी भी मिला और साथ में सेकंड पॉइंट उनको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेंशन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट केस व्हेन मिस्टर सुरेश रिसीव ग्रेचुइटी आल्सो अपार्ट फ्रॉम पेंशन, ही हैज आल्सो रिसीव ग्रेचुइटी। तो इन दैट केस हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो कितना पेमेंट उन्होंने रिसीव किया उसको लिख लीजिए। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन, उन्होंने 2/3 पेंशन को कम्यूट करवाया और कितना पेमेंट उन्होंने रिसीव किया 7,38,000 गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। उन्होंने याद रखिएगा 2/3 पेंशन कम्यूट करवाया, तो फुल पार्ट क्या होगा, फुल पार्ट मतलब 2/3 अगर एक फ्रैक्शन है तो फुल पार्ट 1 होता है, 1 is considered as the whole। तो 1 पार्ट के लिए कितना होगा, हम लोगों को सिंपली क्या करना है 7,38,000 लेना है, मल्टीप्लाई करना है। आप ये जो 2/3 है ना इसको पलट दो, इसको रिवर्स कर दो, 2/3 विल बिकम 3/2, 2/3 विल बिकम 3/2, 3/2 को आप खाली क्या कर दो 7,38,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको फुल पेंशन मिल जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा 11,07,000 रुपया आएगा। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू, ऐसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड अमाउंट बहुत ही सिंपल तरीके से निकल सकता है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ, याद रखिएगा गवर्नमेंट ने नियम क्या बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति ये कर चुका है उसको ग्रेचुइटी भी मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम पेंशन, इन दैट केस उसके लिए जो 1/3 पार्ट ऑफ द पेंशन रहेगा वो खाली यहाँ पे क्या रहेगा एग्जेम्पशन उनको मिलेगा। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, तो 11,07,000 रुपया फुल पेंशन था, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, उसको लीजिए इनटू, उसको क्या करिए इनटू 1 करिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो इनटू 1/3 बिकॉज़ 1/3 पेंशन खाली क्या मिलेगा, 1/3 कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 पेंशन इज एग्जेम्प्टेड इन दिस केस, दैट इज व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं इनटू 1/3 कर रहे हैं। तो 11,07,000 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 3, टोटल कितना आ रहा है 3,69,000। तो 3,69,000 यहाँ पे उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। किससे एग्जेम्पशन मिलेगा, 7,38,000 रुपया से एग्जेम्पशन मिलेगा। उन्होंने 7 लाख, याद रखिएगा उन्होंने रिसीव किया 7,38,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से उनको एग्जेम्पशन मिल गया, एग्जेम्पशन मतलब छूट, एग्जेम्पशन मिल गया 3,69,000 रुपीज। तो 7,38,000 में से 3,69,000 रुपीज प्लीज माइनस करके देखिए आप कितना आता है, रेस्ट पार्ट विल डेफिनेटली बिकम द टैक्सेबल पार्ट, 7,38,000 माइनस 3,69,000, 3,69,000 ही है, 3,69,000 ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल पार्ट ऑफ द पेंशन, इस पे टैक्स लगेगा अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है। 7,38,000 उनको मिला था,
छूट हम लोग कैलकुलेट करनी है 3,69,000 माइनस हो जाएगा उतना, जो बचेगा वो भी 3,69,000 होगा, क्योंकि कोइंसिडेंटली ये हाफ हो जा रहा है जस्ट, तो 3,69,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मिस्टर सुरेश को ग्रेचुइटी नहीं मिला होता, सिर्फ पेंशन ही उनको रिसीव हुआ होता, तब क्या होता, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन, फिर से लिख लीजिए 7,38,000, फिर से ये वाला कैलकुलेशन कर लीजिए, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, ये सब तो सेम होगा 7,38,000, फिर 2/3 को पलट देना है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करके 11,07,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे खाली चेंजेस आएगा, क्योंकि जिस केस में उनको ग्रेचुइटी नहीं प्राप्त हो रहा है, उस केस में हमको एग्जम्पशन मिलेगा, एग्जम्प्टेड अमाउंट विल बी 1/2 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 पेंशन विल बी एग्जम्प्टेड। तो टोटल पेंशन कितना है, 11,07,000 रुपया, इसका हाफ पार्ट एग्जम्प्टेड हो जाएगा, तो 11,07,000 इंटू 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5,53,500 रुपीज, इतना का उनको एग्जम्पशन प्राप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको रिसीव हुआ था 7,38,000 रुपया, कैलकुलेशन करके हम लोगों को पता चल गया कि एग्जम्पशन मिलेगा उनको 5,53,500 का एग्जम्पशन है, तो बचेगा कितना, बचेगा 1,84,500। ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स द टैक्सेबल पार्ट ऑफ द पेंशन। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गया है। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।